Hello everyone, this side Dr. Gajendra Singh, the Faculty of Geography. I welcome you to the platform of अध्ययन मंत्रा। प्रिय अभ्यर्थियों, ये क्लास आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप जानते हैं DSSP की आपकी मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है जो आ चुकी है, यानी पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आपकी वैकेंसी आ चुकी है। और ज्योग्राफी में अगर हम बात करें, मैं आज बात करने वाला हूं भूगोल का। ज्योग्राफी में जो लोग इस बार पीजीटी ज्योग्राफी के साथ अपीयर होने वाले हैं DSSP में, यानी अगर आप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कॉरिडोर में अगर अपने आप को एक सरकारी स्कूल लेक्चर के रूप में यानी पीजीटी के रूप में स्थापित करना चाहते हैं तो ये क्लास है आपके लिए। और अगर आपका सब्जेक्ट भूगोल है तो यकीनन आपको इस क्लास से जबरदस्त तरीके से एक मार्गदर्शन भी मिलेगा और आप अपने पूरे ज्योग्राफी का जो सिलेबस है उसको कैसे आप प्रोसीड करोगे। क्योंकि देखो, पीजीटी क्रैक करना इट इज नॉट अ केक वॉक, इट इज अ वेरी जिसको हम बोलते हैं वेरी इंटेलिजेंस एंड वाइज इंड्यूस पूरा आपका प्रिपरेशन ये होता है, जिसमें आपको अपने मास्टर्स लेवल पे, इवन आपके जिन लोगों का बीए ऑनर्स अगर आपने किया है, मास्टर्स लेवल की आपकी जो उच्चतम क्वालिफिकेशन है उस लेवल पे ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग एक विद्यार्थी अगर कैरी करता है तो वो अपने आप को पीजीटी कैंडिडेट के रूप में एक दावेदार के रूप में रख सकता है। तो मैं पूरी क्लास में आज बात करने वाला हूं उन विद्यार्थियों के लिए जो इस बार DSSP पीजीटी ज्योग्राफी में अपीयर होना चाहते हैं। क्या आपका सिलेबस रहेगा, लेटेस्ट जो सिलेबस, इंडिकेटिव सिलेबस जो DSSP की ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है, मैं उसी को ही आपको बड़ा स्ट्रक्चर्ड तरीके से देने वाला हूं, ध्यान रखना। क्योंकि आई डू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ माई experience of the teaching arena of last 15 year, लगभग पिछले 14-15 सालों का मेरा जो टीचिंग का अनुभव है उसके आधार पर मैं आपको यह बताता हूं कि सबसे पहले आप सिलेबस को कायदे से समझ ले। जिस तरीके से मैं सिलेबस को डेलीगेट करूंगा उसी तरीके से आपको अपने पूरे ज्योग्राफी मास्टर्स पीजीटी का एक पूरा ड्राफ्ट तैयार करना है और सेक्शन वाइज आपको जबरदस्त रूप से तैयारी करनी है। तो क्या आप लोग तैयार है भाई, यस और नो? चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं नव वर्ष की, यानी 2025 ये वैकेंसी आपके लिए 2025 में मुझे मेरी हार्दिक इच्छा है कि ये जो नोटिफिकेशन है और जिनकी हार्दिक इच्छा और एक लक्ष्य रहा है कि मैं DSSP में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पीजीटी के रूप में अपीयर होना चाहता हूं, उसमें आपको सफलता मिले। ये अध्ययन मंत्रा और मेरी तरफ से आपको शुभाशीष और शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, DSSP का जो सिलेक्शन बैच है, यानी आप YouTube पे तो हमसे मिलेंगे ही मिलेंगे, और मैं ये क्यों नहीं चाहूंगा कि मेरे विद्यार्थी फुल टाइम कोर्स के रूप में हमसे जरूर जुड़ें, क्योंकि एक ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर्ड तैयारी के लिए आपको एक डेली बेसिस का एकेडमिक रूटीन फॉलो करना होता। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूं हमारे DSSP सिलेक्शन बैच की, जिसमें आप यदि आप चाहें तो आप हमारी पूरी क्लासेस देखिएगा, आगे डेमो क्लासेस होंगी वो देखिएगा, उसके बाद आप डिसीजन लेना कि वेदर दिस इज द अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म। एंड आई डू बिलीव, और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि अध्ययन मंत्र पीजीटी पूरे डेकोरम में, एम्बियंस में अध्ययन मंत्रा हैज बीन द चैंपियन ऑफ द मोस्ट सिलेक्शन टू द पीजीटी इन DSSP। तो अगला नंबर आपका होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारा नया बैच स्टार्ट हो चुका है और इसमें आगामी 72 घंटे तक आपको डिस्काउंट है, ध्यान रखना, यानी 72 आवर का ये काउंटडाउन है और जल्दी से जल्दी आप इसमें हिस्सा बनिएगा क्योंकि अभी आपको इसमें हेवी डिस्काउंट है। देखो, DSSP सिलेक्शन बैच में खासकर आप पीजीटी की बात कर रहे हैं ना, हम लोग पीजीटी की बात कर रहे हैं, तो पीजीटी में आपका ये पूरा का पूरा अमाउंट रहेगा जो आपको यहां पर कोर्स एक्सेस के लिए जरूरी है। और जो लोग टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये रहेगा, और पीआरटी के लिए, सिंस नाउ वी आर टॉकिंग टू द पीजीटी 1, तो आपके लिए ये पूरा का पूरा ध्यान रखिएगा प्रोसेस रहेगा। अध्ययन मंत्रा कनेक्टेड एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है गूगल प्ले स्टोर पे जाके, अध्ययन मंत्रा कनेक्टेड ऐप, और इसकी बेस्ट रेटिंग इस एप्लीकेशन को और बेहतर बनाती है। आप जरूर हमारे फुल टाइम कोर्स पीजीटी ज्योग्राफी से जरूर जुड़िएगा। और मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह, द फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी, आपको ज्योग्राफी में एक एकेडमिक विजडम देने का पूरा प्रयास करता रहा हूं और करता रहूंगा, ये ध्यान रखना। चलो अब सिलेबस की बात करते हैं। अच्छा, एक लास्ट में मैं आपको पूरा प्रोसेस से बता दूंगा कि क्या कनेक्टेड एप्लीकेशन है, कैसे आप उसमें रजिस्टर करके भागीदार बनोगे, पूरे वीडियो को देखना। सबसे पहले अगर मैं आपको ले जाऊं ऑफिशियल वेबसाइट पे, ऑफिशियल DSSP की जो वेबसाइट है उस पे पीजीटी ज्योग्राफी का अब तक का जो सबसे लेटेस्ट सिलेबस दे रखा है, और याद रखना इसमें कोई चेंजेस नहीं होना है, और अगर किसी तरह का कोई चेंजेस होता है तो आपको सबसे पहले अध्ययन मंत्र सूचित करेगा। लेकिन यह मान के चलना, क्योंकि यह इंडिकेटिव सिलेबस अभी रिसेंटली आपका विगत कुछ समय में अपलोड हुआ है, तो ये मान के चलना इसी प्रोसेस में आपको तैयारी करनी है। सबसे पहले इसमें अगर आप देखें तो आप पीजीटी वालों के लिए ये कोई नई चीज नहीं है,
ये सारे चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये पूरा सिलेबस शुरू होता है आपका कहां से, जो आप लोग ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा होगा, मास्टर्स में आपका रहा होगा, कौन सा भौगोलिक चिंतन जो आप पढ़ते हो। अरे ज्योग्राफिकल थॉट से इसकी पूरी तैयारी शुरू करनी है आपने। पहला जो सेक्शन, अभी मैं पूरा, ये सिर्फ इंडिकेटिव सिलेबस है, मैं पूरा डिटेल में आपको इंच बाय इंच पूरा सिलेबस बताने वाला हूं। और सिर्फ सिलेबस नहीं, उसका एक पूरा का पूरा आपको एक ड्राफ्ट भी बताऊंगा कि दिस शुड बी द मोस्ट सुटेबल पैटर्न टू प्रिपेयर फॉर द पीजीटी ज्योग्राफी, पर्टिकुलर टू द DSSP पैटर्न। तो पूरे वीडियो को आराम से देखिएगा। देखो, सबसे पहले हम थोड़ा इसको इंडिकेटिव रूप में बात कर लेते हैं। यह आपका थॉट वाला पोर्शन है। उसके बाद यहां पर मूल रूप से पृथ्वी के जो उत्पत्ति की थ्योरीज है, अर्थ के उत्पत्ति की थ्योरीज हैं, चाहे आपकी वो ज्वारीय परिकल्पना हो, चाहे ध्यान रखिएगा कैंट की गैसियस परिकल्पना हो, चाहे लाप्लास की कौन सी नेबुलर हाइपोथेसिस, यस और निहारिका परिकल्पना, चाहे अगर मैं बात करूं चैम्बरलिन और जेफरीज की हो, चाहे हम बिग बैंग थ्योरी तक इसकी पूरी बात करेंगे। ये यहां पर दे रखा है। उसके बाद भैया यहां पर इंटीरियर ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाली है। यानी मोटा मोटी रूप से अगर आप देखें, अभी मैं इसको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं, तो यहां पर आप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक इंडिकेटिव रूप से ये यहां पर आपको कितने टॉपिक दे रखे हैं भाई, ये टॉपिक दे रखे हैं आपके यहां पर लगभग, आप देखिएगा पूरा का पूरा, यानी आप देखोगे ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, कार्टोग्राफी, सारा यहां पर दे रखा है। इट इज ओनली द इंडिकेटिव सिलेबस। इसका डिटेल सिलेबस भी आगे दे रखा है, जो मैं यहां पर डिस्कस करूंगा, क्योंकि डिटेल सिलेबस के आधार पर आपको इंच बाय इंच, एवरी इंच ऑफ द सिलेबस शुड बी कवर्ड। तो इंच बाय इंच सिलेबस को कवर करने के लिए आपको यहां पर डिटेल सिलेबस भी दे रखा है। देखिएगा, ये पूरा जो डिटेल सिलेबस है माय डियर स्टूडेंट, ये जो पूरा डिटेल सिलेबस है, ये आपके 18 भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है? 18 भागों में विभाजित है। और इसकी शुरुआत होती है, इसका जो प्रारंभ होता है वो होता है आपका ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। ये वही है बेटा जिसको मैंने कहा था, जो आपके ज्योग्राफिकल थॉट वाला जो पोर्शन है, जो आपने अपने ग्रेजुएशन में या एमए में जो भौगोलिक चिंतन के लिए आपने माजिद हुसैन भी पढ़ा होगा ना, बिल्कुल बिल्कुल वही आपका पूरा सिलेबस है यहां पर भौगोलिक चिंतन वाला। इसमें सबसे पहले देखिएगा, यहां पर कुछ विद्वानों का जो स्कॉलर्स है उनका कंट्रीब्यूशन, उनके आधार पर सवाल आते हैं। कौन कौन से विद्वान, टिप्स पे रहना चाहिए, ध्यान रखना। सबसे पहले एंशिएंट, एंशिएंट में आपको पता है ग्रीक विद्वान है। एंशिएंट में आपको पता है ग्रीक विद्वान है। ग्रीक में चाहे ध्यान से सुनना, आपकी आज की क्लास में आपको 5% चीजें याद हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल। एंशिएंट में कहां से शुरू करोगे? अरे आप मूल रूप से शुरू कर दीजिए, थेल से शुरू कर दो, एनाक्सिमेंडर से शुरू कर दो। उसके बाद हिकेटियस, जिसकी जेस पीरियड्स किताब आपको याद रखनी है। एनाक्सिमेंडर, जिसका याद रखिएगा मूल रूप से जिसने मापक स्केल के आधार पर वर्ल्ड का पहला मानचित्र दिया, यस और नो, है ना। उसके बाद आप देखो मूल रूप से हेरोडोटस आ जाते हैं, जो इतिहास के पिता है, लेकिन हिस्टोरी का किताब का यहां पर जिक्र है, पहले भी सवाल आया है। वही हेरोडोटस जिन्होंने नाइल रिवर के डेल्टा को सबसे पहले एक्सप्लेन किया, वही हेरोडोटस जिनकी हिस्टोरी का किताब में उन्होंने 3 महाद्वीप माने, हमने 7 माने हैं। 3 कौन कौन से माने उन्होंने? लीबिया यानी अफ्रीका, एशिया और यूरोप, यस और नो। उसके बाद आते हैं आपके इसमें सिकंदर, अलेक्जेंडर, जिन्होंने अलेक्जेंडरिया यूनिवर्सिटी और सिकंदरिया पुस्तकालय लाइब्रेरी, जो उस समय यूनानी दुनिया में ज्ञान विज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र था, यस और नो। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आते हैं इरेटोस्थनीज, वो व्यक्ति जिन्होंने ज्योग्राफी शब्द को सबसे पहले यूज किया। ये जो शब्द है आपका जियो प्लस ग्राफी, जिसके आधार पर आप अपना पूरा करियर बनाना चाह रहे हैं, इस शब्द का वाज द पायनियर ऑफ दिस टर्मिनोलॉजी, दैट वाज नन अदर देन इरेटोस्थनीज, बिल्कुल। उसके बाद आप पढ़ते हो इसमें हिपार्कस है, उसके बाद पोसिडोनियस है, ये सारे आपके ग्रीक विद्वान एंशिएंट में। एंशिएंट में फिर आ जाता है आपके रोमन विद्वान। कौन से भाई? रोमन में आपको ज्यादा नहीं तो कम से कम टॉलेमी और स्ट्रेबो, अल्मागस्ट, है ना, ये सारा आपको करना है। उसके बाद यहां पर आ जाता है मूल रूप से बिल्कुल। उसके बाद आते हैं बेटा अरब विद्वान। उसके बाद कौन आता है? अरब विद्वान आते हैं, अरब स्कॉलर्स। अरब में आप शुरुआत कर दीजिए इब्न हाकल से कर दो, इब्न सीना, जिसे अरब भूगोल जगत का भूगोल पिता कहा जाता है, इब्न सीना। उसके बाद अगर आप बात करें तो अल बरूनी, जिसकी किताब अल हिंद पूछी गई है पहले DSSP में, तहकीक हिंद, किताब अल कानून अल मसूदी, ये सारे अल बरूनी के कंट्रीब्यूशन हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं। उसके बाद आप देखिएगा इलदरसी है ना, जिन्होंने मूल रूप से बहुत बड़ा घुमक्कड़ थे, उनका एक किताब भी है, मुझे अभी भी याद आता, बहुत प्यारा लिटरेचर है, अम्यूजमेंट फॉर दोज हु वांट्स टू ट्रेवल अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी उन लोगों के लिए अम्यूजमेंट जो कि बेसिकली मनोरंजन, जो कि दुनिया की सैर करना चाहते हैं, है ना। उसके बाद आपके आ जाते हैं रोमन में, आपको कर लेना चाहिए इब्न बतूता, है ना, बिल्कुल इब्न बतूता, रेहाला आपको पता है, और महमूद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत भी आए थे। देन ही वेंट टू दी चाइना,
तुगलक ने उनको अपना राजदूत बना के चाइना भेजा। चाइना पे उन्होंने पूरा कृषि पद्धति, चाइना की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को देखकर एक किताब भी लिखी। इसके बाद आते हैं आपके मुकद्दिमा के लेखक, याद रखना, बिल्कुल अल बल्कि, जिन्होंने, ध्यान रखना, क्लाइमेटिक एटलस, ये सारे रोमन विद्वान। अभी मैंने सिर्फ एक फुटनोट के रूप में आपको बताया है, जब हमारी फुल टाइम क्लासेस चलेगी तो हम इनको पूरा डिटेल में करेंगे, व्यापक डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आई डू वन थिंग, इसमें ना ये पूरा चूंकि डॉक्यूमेंट है आपके DSSB का, ये ध्यान रखना, तो इसमें मैं अपनी तरफ से इसको मैंने एक ऑर्गेनाइज तरीके से बना दिया, तो मैं आपको PPT फॉर्मेट में ये बता देता हूं ताकि आपको ये थोड़ा क्लियर, क्योंकि ये ऑफिशियल वेबसाइट का है, फॉन्ट भी इसका इतना क्लियर नहीं है, तो मैं आपको थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से, यानी ये पूरा सिलेबस को मैं आपको एक अच्छे तरीके से बता देता हूं। देखिएगा यहां पर ये शुरुआत हुई है आपकी, यहां से जिसको मैंने बात किया, ये आपके थॉट वाला पोर्शन है। इसके बाद आता है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, जिसमें सोलर सिस्टम, मोशंस ऑफ अर्थ, अर्थ इंटीरियर। इसके बाद टॉपिक 3, ये पूरा बेटा जो सिलेबस रहेगा आपका, ये टोटल 18 सेक्शन में 18 विभागों में डिवाइड रहेगा। एक सबसे पहले मेरे विद्यार्थी को सिलेबस का एक एक कोना याद होना चाहिए, बिकॉज दिस इज द PGT, यू कैन नॉट टेक रिस्क ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ टाइप, बिकॉज आपको वैकेंसीज की हालत पता है, वैकेंसीज का लॉन्जिटिविटी पता है, कितने समय के बाद वैकेंसीज आती हैं, तो आप ये रिस्क नहीं ले सकते कि इस बार आप चूक जाओ, बिल्कुल नहीं चूकना है। और मेरा जो पूरा विजडम है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, जहां से मैंने पढ़ाई करी है, और ऑन द बेसिस ऑफ माई एकेडमिक एक्सीलेंस और माई एकेडमिक विजडम and the fine geographical sense, I will make it sure कि जो मुझे देख रहा है वो इस बार सेलेक्ट हो, याद रखना। जैसे मेरे पूर्व विद्यार्थी आज DSSB में ईश्वर की कृपा से और एक उनकी मेहनत से, मैं जरूर विद्यार्थी की मेहनत मानता हूं जो बड़ी शिद्दत से पढ़ता है, तो मैं ये जरूर चाहूंगा कि मेरी जो आगे वाली ऑडियंस है, जो अब भावी ऑडियंस है, जो आप लोग मुझे देख रहे हैं, आप भी इस बार ध्यान रखना, बिल्कुल मेहनत करिए मेरे साथ, और आपका सिलेक्शन जो है ईश्वर करे हमारे सानिध्य में, और आपकी मेहनत के साथ जरूर आप इस बार सफलता को प्राप्त करें। बड़ी ईमानदारी से इस वैकेंसीज के साथ आपको न्याय करना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा पहले सिलेबस की समझ आपको होनी चाहिए। उसके बाद बेटा तीसरा टॉपिक यहां पर आता है, ये मेरे विद्यार्थी जानते हैं, आप सब मैच्योर ऑडियंस हो, आप सब ने मास्टर्स कर रखा है, यस और नो, इसलिए ये कौन सा है, ये आपके जियोमॉर्फोलॉजी, ये पूरा का पूरा बेटा, इसको अगर मैं एक नाम दूं तो ये है भू आकृतिक विज्ञान, दिस इज जियोमॉर्फोलॉजी। भू आकृतिक विज्ञान में सबसे पहले जो बार बार सवाल देने वाला बेटा आपका जो पोर्शन है, वो है ये अर्थ का इंटीरियर, यानी आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना में सिर्फ आपको क्रस्टमेंटल कोर, सियाल सिफानी पे नहीं करना है, आंतरिक संरचना में मूल रूप से आपको ध्यान रखना, यहां पर सीज्मिसिटी भी आ जाती है, भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय तरंगों में आप देखो तो बॉडी वेव, प्राइमरी और एस वेव। मैंने कहा ना आज की क्लास में ही आपको ऐसे लगेगा जैसे पूरा MA आपका रिवाइज हो गया है, पूरा ग्रेजुएशन का ज्योग्राफी आपका रिवाइज हो गया है। ग्रेजुएशन और मास्टर्स, इन दोनों की एक जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग PGT के लिए अनिवार्य है, ये जरूर, ये पहली शर्त मान लेना। इसलिए ऊपर ऊपर से हल्का हल्का पढ़ने से PGT में बड़ी मुश्किल आती है, ये हमेशा ध्यान रखें। तो उसी लेवल पे आपको तैयारी करनी है जिस लेवल पे आपका सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें बॉडी वेव में प्राइमरी वेव, एस वेव, प्राइमरी वेव मतलब जो सबसे पहले उत्पन्न होती है, जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव भी बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे भी बोलते हैं, वही प्राइमरी जो ठोस भाग से, लिक्विड से और गैसियस स्टेज को भी पार कर जाती है, यस और नो। उसके बाद सेकेंडरी वेव रिलेटिवली पुअर है, हालांकि दोनों बॉडी वेव है, जिसका ट्रांसवर्स वेव जिसको हम बोलते हैं, और सेकेंडरी भूकंपीय यानी जो एस वेव है, शॉर्ट में एब्रिवेटेड उठा लिया हमने, एस वेव। एस वेव है जिसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ ठोस भाग से गुजरती है। जैसे ही हमारे अर्थ के एक आउटर कोर, जैसे मैग्मा वाला जोन है आउटर कोर, और अपर मेंटल में एक जोन है दुर्बलता मंडल, एस्टेनोस्फीयर, ठीक है, वहां पर भी मैग्मा है। तो ये लिक्विड वाला जो फॉर्मेट है, इसमें एस वेव की नहीं बनती बेटा, इसमें एस वेव जो है वो डिसअपियर हो जाती है, डेसिपेट हो जाती है। भूकंपीय तरंगों में आप बात करोगे आगे मूल रूप से आपके सरफेस वेव की, उसमें भी आपके बॉडी वेव है, रेले वेव है, लव वेव है, दोनों की डिटेल में बात करनी पड़ेगी। तो यहां पर सीज्मिक एविडेंस के साथ भी आपको चलना पड़ेगा। उसके बाद बच्चे यहां पर कॉन्टिनेंट और महासागरों के वितरण की जो सिद्धांत है, उसमें 2 सिद्धांत पहले हाईलाइट किए हैं। एक है आपके अल्फ्रेड वेगनर का सिद्धांत, पेंजिया पेंथालासा वो सारा, जिसमें मूल रूप से वेस्टवार्ड ड्रिफ्टिंग और इक्वेडोवार्ड ड्रिफ्टिंग के कारक बताते हुए वेगनर ने, अगर मैं बात करूं प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये थ्योरी हाईलाइट हुई, हालांकि बहुत ज्यादा अच्छी थ्योरी नहीं है, बट स्टिल इट इज रिकॉग्नाइजेबल। व्हाई? बिकॉज आगे की जो थ्योरी है
कौन सी? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का अगर मैं बेस देखूं, अब तक का सबसे साइंटिफिक सिद्धांत है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। लेकिन दोनों में कुछ समानताएं भी है, तो हम इनको दोनों को तुलनात्मक रूप से भी कंपेयर करेंगे। प्लेट टेक्टोनिक के साथ बहुत सारे लोगों का नाम जुड़ा है, जैसे मॉर्गन ने इसका ड्राफ्ट दिया कायदे से। हालांकि प्लेट वर्ड सबसे पहले टूजो विल्सन ने यूज किया था, मॉर्गन ने उसको कसीदे से कसा पूरा तरीके से इस पूरे मॉडलिंग को, चाहे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री हो, चाहे आपके डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री हो, चाहे संरक्षित प्लेट सीमा हो, तीनों किनारों को कायदे से बताया मॉर्गन ने। उसके बाद मैकेंजी है, पार्कर है, ली पिशोने है, इन लोगों का कंट्रीब्यूशन भी है। इसमें एक छोटा सा पार्ट और आ जाता है आपका हैरी एस वाला, कौन सा? सागर नित्तल प्रसरण। इसमें भी सवाल पीजीटी में आता है बेटा। तो ये आपको पूरा जियोमॉर्फोलॉजी, जो कि मेरा पूरा स्पेशलाइजेशन ही फिजिकल ज्योग्राफी में है, तो आई विल मेक श्योर कि यू विल बी दी फर्दर चैंपियन ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो प्लेट टेक्टोनिक और उसके इंटरेक्शन के आधार पर, भाई प्लेट टेक्टोनिक में आपको सिर्फ रट्टा नहीं लगाना कि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री ये है, डाइवर्जेंट ये है। ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप ओवर स्पेस एंड टाइम। डेफिनेशन जो मैंने कहा हमेशा याद रखना, सिर्फ एरिस्टोथेनिस वाला नहीं है जियो प्लस ग्राफी, दैट इज सिंपली द लिटरल कनोटेशन, वो सिर्फ एक शाब्दिक अर्थ है। वास्तव में भूगोल क्या है? भूगोल मानव और पर्यावरण का जो संबंध है, उसका समय और स्थान के आधार पर किया जाने वाला विज्ञान है। तो यहां पर आपको ज्योग्राफी इज आल्सो द स्टडी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। तो यहां पर जो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट है, उनके कारण तो आपको पता है थ्योरी में, लेकिन उनके प्रभाव क्या क्या होंगे। क्यों ज्यादातर जो भूकंप है और जो ज्वालामुखी है, उसका एक सेट कॉरिडोर है। क्यों ज्यादातर भूकंप, ज्वालामुखी, वोल्केनिक एक्टिविटीज आपको कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे देखने को मिलती है। यानी यहां पर आपको दोनों का इंटरेक्शन का भी, इन प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट, विवर्तन की मूवमेंट, और इनके जो परिणाम है, चाहे वो भूकंपीयता हो, चाहे वो ज्वालामुखी उद्गार हो, उनके अंतर संबंध भी आपको बताने पड़ेंगे। बढ़िया सवाल आते हैं यहां से, ठीक है, ये ध्यान रखना। आपको मैं बता दूं, आपके पूरे ज्योग्राफी में 200 सवाल होंगे सब्जेक्ट के, ध्यान रखना 200 सवाल होंगे सब्जेक्ट के। मैं पहले पैटर्न आपको बता देता हूं, आपको पता है ना, अभी मैं हालांकि सिलेबस की बात कर रहा हूं। इसमें याद रखना, इसमें आपका ये ऑनलाइन मोड पे होता है, 20 क्वेश्चन का एक सेट होता है। जैसे ज्योग्राफी के टोटल सब्जेक्ट में आएंगे 200, इसमें याद रखना 180 प्योर ज्योग्राफी वाले। लास्ट का बेटा जो 10वां इसमें सेक्शन होगा आपके पेपर में, वो होगा सब्जेक्ट की टीचिंग मेथोडोलॉजी, वो होगा टीचिंग मेथोडोलॉजी। यानी इन 200 में से 180 तो पूरे ये सिलेबस वाले ज्योग्राफी के, और 20 क्वेश्चन जो लास्ट में वो ज्योग्राफी की टीचिंग मेथोडोलॉजी के होंगे, टीएम के होंगे। यानी आपको पेपर बड़ा लेंदी होता है, ये इसलिए थोड़ी स्पीड भी आपको रखनी पड़ती है। मतलब आपको यहां पर 20-20 क्वेश्चन के कितने 9 सेट मिलेंगे। कितने हो गए? 180। 10वां जो सेट होगा वो ध्यान रखना, वो कितना, वो आपका होगा टीचिंग मेथोडोलॉजी का। तो कुल मिला के सब्जेक्ट के आपके 200 क्वेश्चन होंगे। भारी भरकम पेपर आता है, इसलिए बच्चे जब पेपर देके आते हैं तो पहला फीडबैक ये होता है कि सर बड़ा लेंदी पेपर था। तो ये तो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर। आई ऑलवेज इंसिस्ट कि आपको अपने पेपर की रीडिंग तेज करनी है, और वो तभी हो पाती है जब आपके पास सिलेबस कवर है। हर क्वेश्चन में आपको सेकंड का समय लग रहा है, तभी वो संभव है, ध्यान रखना। इसलिए वरना पेपर बड़ा लेंदी होता है, ध्यान रखना। 200 क्वेश्चन, और वो भी उसमें 20-20 क्वेश्चन के 10 सेट मान के चलो सब्जेक्ट वाले। बाकी फर्स्ट पेपर की बात अलग है, वो 100 अलग है। तो टोटल ये 300 नंबर का जो है, इसमें आपको जबरदस्त तैयारी इस बार करनी है, ठीक है। उसके बाद सिलेबस में आता है विद्यार्थियों आपके लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स यानी जो स्थल रूप है, इसमें आप मूल रूप से अगर हम बात करें तो एक्सोजेनिक लैंडफॉर्म में नदियों के द्वारा बनने वाले लैंडफॉर्म, चाहे वो वी आकार की घाटी हो, चाहे गोर्ज हो, चाहे कैनियन हो, चाहे रेपिड्स हो, चाहे वेदिकाएं हो, चाहे जलोढ़ पंख हो, चाहे जलोढ़ संकुच, चाहे मिएंडर हो, चाहे ऑक्सबो लेक हो, चाहे प्राकृतिक तटबंध हो, चाहे फ्लड प्लेन हो, चाहे ध्यान रखिएगा डेल्टा हो। ये जितने नाम मैंने दिए हैं, ये सारे मैकेनिज्म आपको तरीके से समझाऊंगा कि कैसे ये बनते हैं। उसके बाद ग्लेशियल में चाहे यू आकार की घाटी हो, चाहे आपके मोरेन हो, चाहे नूनाटक हो, चाहे ड्रमलिन हो, चाहे केटल लेक हो, चाहे फ्लड प्लेन हो, चाहे ध्यान रखना सर्क हो, बिल्कुल, चाहे रोश मुटाने हो, चाहे भेड़शिला हो, ये सारे लैंडफॉर्म में ग्लेशियल वाले, इनका मैकेनिज्म तरीके से आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आता है विद्यार्थियों यहां पर विंड वाले। विंड वाले लैंडफॉर्म को मतलब एरिड लैंडफॉर्म, इनको क्या कहा जाता है? शुष्क स्थल रूप। इनका एक नाम और है इओलियन लैंडफॉर्म भी इनको कहा जाता है, ध्यान रखना। विंड वालों में मशरूम रॉक है, छत्रकशिला है, डेमोसेल्स है, ड्रैकेंटर है, यारडांग है, जूगेन है। डिपोजिशनल विंड में आपके बालू का रेत के टीले आते हैं, सैंड्यून। सैंड्यून में भी मैं आपको टाइप्स कराऊंगा, लॉन्गिट्यूडनल सैंड्यून, ट्रांसवर्स सैंड्यून, पैराबोलिक सैंड्यून, बरखान जो आपके अर्धचंद्राकार है, ठीक है। उसके बाद इसमें पेडोजोनेसिस आ जाती, वेव,
लहरों वालों में मूल रूप से जो जिसको हम कोस्टल लैंडफॉर्म बोलते हैं, फॉर एग्जांपल सियार के मेहराब है, समुद्री कंदरा है, समुद्री गुफा है, स्टेक है, वेव कट प्लेटफॉर्म है ना। तो ये जो नाम मैं आपको अभी उच्चारित कर रहा हूं, मेरी क्लास पूरी बाइलिंगुअल चलती है, ध्यान रखना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, भाषागत आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके बाद यहां पर आता है बेटा ये पेडोजेनिस, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी क्या होती है भाई? मृदा का वैज्ञानिक जो अध्ययन है वो पेडोलॉजी। पूरा पेडोजेनेसिस आ जाता है, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, मृदा का प्रोफाइल, ऑर्गेनिक लेयर, बी लेयर, सी लेयर, वेदर्ड लेयर, बेड रॉक, पेरेंट रॉक, सारा, यानी पूरा मृदा प्रोफाइल आपको तैयार करना है। लास्टली फिर मृदा का क्लासिफिकेशन भी मैं आपको इसमें कराऊंगा। इसके ऊपर आपके आ जाता है भैया चट्टाने, प्राइमरी चट्टाने, सेकेंडरी चट्टाने और मेटामॉर्फिक चट्टाने। और चट्टाने होगी तो चट्टानों का वेदरिंग भी होगा। वेदरिंग यहां दिया नहीं है लेकिन सवाल आता है, वेदरिंग समझते हो ना, चट्टानों का टूटना फूटना। तो कृपया करके जब आप चट्टान रॉक्स पढ़ो तो साथ साथ में वेदरिंग भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वेदरिंग यानी अपक्षय, दैट इज ऑल्सो द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द डिनंडेशन, वो भी अनाच्छादन का हिस्सा है, ध्यान रखना, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद टॉपिक 5 से विद्यार्थियों शुरू होता है आपका, जिसको आपने कहा था अपनी पढ़ाई के दौरान, जलवायु विज्ञान। पढ़िए ना, कौन सी किताब पढ़ी है जलवायु विज्ञान की? सविंदर सिंह पढ़ी है, डीएस लाल पढ़ी है? हाँ, आपको मेरी क्लास में भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली किताबों का कंटेंट मिलेगा, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, ये ध्यान रखना। एनसीईआरटी तो है, बेस है एनसीईआरटी, लेकिन यहां पर आपको अपने ग्रेजुएशन और मास्टर्स लेवल की एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग कैरी करनी होती है, ओके। उसके बाद यानी क्लाइमेटोलॉजी को आप शुरू कहां से करते हो? क्लाइमेटोलॉजी, ये वर्ड क्लिमाटा से, क्लिमाटा का मतलब होता है बेल्स ऑफ लेटीट्यूड, याद रखना, ठीक है। तो यहां पर आपके जो वायुमंडल, फिर वायुमंडल का स्ट्रक्चर है, संरचना है, परतें हैं, कंपोजिशन है। कंपोजिशन में गैसेस पढ़ लेना, वाटर वेपर का रोल और पूरे उसके इंग्रेडिएंट पढ़ लेना, और याद रखना मूल रूप से आपको वाटर वेपर के बाद 10 पार्टिकल को भी पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद बच्चे यहां पर इंसोलेशन, हीट बजट, वो सारा आ जाएगा, हीट बजट जरूर करना, सवाल आता है। उसके बाद एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी जिसको मैं जलवायु विज्ञान की आत्मा बोलता हूं, कम से कम 2 सवाल, 2 से 3 सवाल हर बार DSSB पीजीटी में आता है विंड सिस्टम से। पूरा पवन तंत्र, चाहे वो पवनों के प्रभावित करने वाले फैक्टर हो, कैसे चल, कौन सा फैक्टर है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बताओ, फ्रॉम वेयर टू वेयर द विंड ब्लो, पवनें क्यों चलती है, कहां से कहां चलती है, वो सारे फैक्टर, जिसमें सबसे पहला फैक्टर है उच्च दाब और निम्न दाब के बीच अंतर होने से पवनों का चलना, जिसको हम अच्छी भाषा में बोलते हैं वायुदाब प्रवणता बल। कई बार पूछा जाता है विच इज द मोस्ट जेनेटिक फोर्स ऑफ द विंड जनरेशन। Many of the time it has been repeatedly asked which is the most fundamental force of the wind generation। पवनों की उत्पत्ति का सबसे आधारभूत बल कौन सा है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर, जिसको यू कॉल इट वायुदाब अंतर या प्रवणता। दूसरा फिर फोर्स आप इसमें कोरियलिस बल, विक्षेपित बल, इसमें कोरियलिस के साथ आपको बॉयज बेलेट फेरल का भी डिस्कशन हम लोग करेंगे। फिर विंड के टाइप आते हैं, 3 टाइप, जिसको परमानेंट विंड, जिसमें 3 ही आपको पता है, ट्रेड विंड, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और पोलर ईस्टर्लीज। फिर आती है आपकी सेकेंडरी विंड सिस्टम, जिसको हम 2 भागों में बांटेंगे, सीजनल विंड जिसमें मानसून, चक्रवात, और पीरियोडिक विंड, आवधिक पवनी, दिन रात में बदलने वाली। कौन सी बताओ? अरे लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, माउंटेन और वैली ब्रिज, पर्वत और घाटी समीर। फिर जो तीसरे टाइप का विंड है वो आपका कौन सा है? वो है लोकल विंड, जैसे लू है हमारे वाली, जोंडा अर्जेंटीना वाली, योमा जापान वाली, चिनुक नॉर्थ अमेरिका रोकी वाली, फॉन आल्पस वाली, मिस्टल आल्पस वाली, यस और नो, लेवांटर स्पेन वाली ठंडी लोकल विंड। उसके अलावा आप नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड की गर्म लोकल विंड, सेंटाइना कैलिफोर्निया अमेरिका की गर्म, यस और नो, काराबूरन सेंट्रल एशिया की, ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया की। उसके बाद अफ्रीका वाली में 3-4 जरूर याद करके जाना, हरमट्टान डॉक्टर विंड वाली, ठीक है। अफ्रीका में सिराको पूछी गई थी इस बार, सिराको जो सारा से वाया भूमध्य सागर होते हुए इटली स्पेन में एंटर करती है, ब्लड रेन वाली। उसी में आपकी खमसिन इजिप्ट, समझते हो, जिसको हेरोडोटस ने क्या कहा था, नील नदी का वरदान, उसी इजिप्ट में चलने वाली लोकल विंड, इजिप्ट की लू बोल दो आप, क्या खमसिन, लीबिया में चलने वाली गिबली। ये सारी टिप्स में होनी चाहिए पीजीटी वाले बच्चों के, हाँ ये ध्यान रखना, समझ में आ रही है बात। फिर भारत की लोकल विंड कर लो अलग से, काल बैसाखी, मैंगो सावर, आम्र वर्षा, पुष्प वर्षा, है ना, ये सारी की सारी। तो ये तरीके से हम लोग करेंगे सिलेबस में। मेरा आज की क्लास का मकसद यही है कि मैं आपको इस पूरे सिलेबस का एक ट्रेलर दे दूं, एक ड्राफ्ट दे दूं, और ये जो चीजें आपके दिमाग में आधी अधूरी थी, ग्रेजुएशन में एमए किया आपने, मास्टर्स के दौरान, तो इन सारी चीजों को एक बार दोबारा आपको रिफ्रेश करवा दूं, यानी थोड़ी थोड़ी याददाश्त दोबारा आ जाए।
और जब हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी तब इनको ध्यान रखना, इंच बाय इंच हम लोग एक्सटेंसिवली कवर करने वाले हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए आज की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण है। एक अंग्रेजी में कहावत है, इमोशंस ऑफन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। तो ये आपके जो ज्योग्राफिकल इमोशंस आपके सिलेबस के हैं, जो आपने अपने ग्रेजुएशन और मास्टर्स के दौरान पढ़े तो थे, लेकिन वो अब थोड़े डिस्गाइज हो गए हैं, थोड़े धुंधले हो गए हैं क्योंकि आपने उनको रिवाइज किया नहीं, तो उसको दोबारा रिकलेक्ट कर लेना इस क्लास में, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद सबसे प्यारा और मेरा फेवरेट टॉपिक बेटा साइक्लोन, चक्रवात। साइक्लोन इज द मोस्ट वंडरफुल टॉपिक ऑफ द क्लाइमेटोलॉजी, और ईमानदारी से लिख लेना इसको, जब मैं आपको साइक्लोन कराऊंगा तो सबसे ज्यादा यानी जो डर रहता है विद्यार्थियों को वो होता है साइक्लोन का, लेकिन जब आप क्लास करोगे तो आपको साइक्लोन से प्रेम हो जाएगा, स्नेह हो जाएगा। इतना प्यारा जबरदस्त टॉपिक है, यानी अगर किसी को ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग चेक करनी है तो उससे साइक्लोन के 2-4 सवाल पूछ लो। क्या है एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न, क्या क्लॉकवाइज पैटर्न है, व्हाट इज द रोल ऑफ कोरियलिस बल इन द साइक्लोन फॉर्मेशन, चक्रवात की उत्पत्ति में कोरियलिस बल की क्या भूमिका है, क्यों कई विशेष जगह पर ही चक्रवात आते हैं, हर जगह क्यों नहीं आते, क्यों हमारे सर्दियों में चक्रवात नहीं आते, गर्मियों में क्यों आते हैं। उसके अलावा इसका पूरा मैकेनिज्म, कंडीशंस, दशाएं, और आपको याद होना चाहिए भारत का बंगाल की खाड़ी वाला तो, और अब तो पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूं अरब सागर भी साइक्लोन से जबरदस्त रूप से प्रभावित है। अभी आया हमारे बंगाल की खाड़ी में, बताओ कौन सा दाना, इससे पहले रेमल आया था, पिछले साल कौन सा आया था, मोचा आया था, उससे पहले ध्यान रखना यश आया था, फानी आया था, अम्फान आया था, 2009 में आइला आया था। अरब सागर कौन सा कम है, अरब सागर में पहले साइक्लोन इतने नहीं आते थे, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का यह असर है कि पिछले 5 सालों में आप देखो हर साल आपको अरब सागर में भी एक देखने को मिल रहा है। पिछले साल कौन सा आया, अरे भूल गए, बांग्लादेश ने जिसका नाम दिया था, कौन सा भाई बताओ एक बार जल्दी से, बांग्लादेश जो बड़ा चर्चा में रहा अभी है भाई, पिपर जॉय, वज्रपात। उससे पहले आपका कौन सा आया था, ताउते आया था। तो दोनों का कंपैरेटिव स्टडी भी करेंगे, द बे ऑफ बंगाल वर्सेस अरेबियन सी, व्हाई यू सी द वेरिएशन ऑफ द साइक्लोजेनेसिस इन बोथ द पार्ट, है ना। तो बड़ा प्यारा टॉपिक ये रहेगा। उसके बाद बेटा क्लाइमेट चेंज का, उसके अलावा कोपेन और आपके थॉर्नथ्वेट का जो क्लासिफिकेशन है, कोपेन और थॉर्नथ्वेट का क्लासिफिकेशन, कोपेन जिसने तापमान और वर्षा के आधार पे दिया, और थॉर्नथ्वेट याद रखना जिसने थर्मल इफिशिएंसी और प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस के आधार पे दिया, जिसने थर्मल इफिशिएंसी के आधार पर थर्मल प्रोविंस दिए, प्रेसिपिटेशन इफेक्टिव के आधार पर आर्द्र ह्यूमिड रीजन्स दिए। तो दोनों को जबरदस्त रूप से समझा के एग्जैक्टली दिमाग में बैठा दूंगा, चिंता मत करिएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चे भौतिक भूगोल का आपका एक पोर्शन आता है इसमें, जिसको हम बोलते हैं प्यारे अभ्यर्थियों, आप अपने पढ़ाई के दौरान इसको आपने कहा था मूल रूप से ओशनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान। इसका सिलेबस सीधा आपके दिमाग में रखो, समुद्र का जो बॉटम है भाई, हमारे महाद्वीप है, जमीन है हमारे पैरों के नीचे, वैसे महाद्वीपों महासागरों के नीचे का जो पेंदा है, जो उच्चावच है, जो बॉटम है, पूरा उसका मेजर रिलीफ, निमग्न तट, महाद्वीपीय ढाल और आपके डीप सी प्लेन, उसमें भी फिर माइनर रिलीफ है, आपके गोयट है, सी माउंट है, ट्रेंच है, ट्रफ है, कटक है, वो सारी, और तीनों का तुलना करते हुए करना है, अटलांटिक, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में। आप देखो प्रशांत महासागर में ट्रेंच ज्यादा है, गर्त, जैसे मेरियाना ट्रेंच, चैलेंजर ट्रेंच, यस और नो, टोंगा ट्रेंच, यस और नो, कुर्लिन ट्रेंच, जापान ट्रेंच, जबकि आप देखना अटलांटिक महासागर में ट्रेंच कम है, कटक ज्यादा है, जैसे मिड अटलांटिक रिज। तो इसमें ज्योग्राफी क्या, ज्योग्राफी द स्टडी ऑफ स्पेशल वेरिएशन। तो जब आप ओशनोग्राफी करें तो सबसे पहले जो यहां पर दिया बेटा ओशन फ्लोर, मतलब क्या है इसका, फ्लोर का मतलब मूल रूप से आपको, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं महासागरीय नित्तल उच्चावच, महासागर का जो पेंदा है, उच्चावच मतलब उसकी अनियमितताएं, वो भी एक जैसा नहीं है, उसमें भी आपके अलग अलग वेरिएशन है, उनको पढ़ना है, दोनों मेजर रिलीफ और माइनर रिलीफ। उसके बाद बेटा इसमें आता है महासागरीय गतियां, सीधा देखो गतियों में 3 चीजें, महासागर का पानी 3 ही तरीके से प्रोपगेट करता है, आगे बढ़ता है, वो उसकी गति है, एक लहर, एक धारा और ज्वार भाटा। उसके अलावा मैं आपको इसको कोरल रीफ भी करवा दूंगा, ध्यान रखना, कोरल्स यानी प्रवाल। क्या है कोरल, कोरल एक तरह का जीव है जिसका पूरा जो जेनेटिक फॉर्मेशन है वो हुआ है आपके कैल्शियम कार्बोनेटिक संरचना से। Therefore we always say corals are the colonies of the calcareous organism. कोरल कोई, हालांकि कोरल्स को क्या कहा जाता है, महासागरों के वर्षावन, यस इट इज ट्रू, corals are called the rainforest of the ocean, but you remember these are not forest, corals जीव है बेटा, कोरल जीव है,
लेकिन उन जैसे हमारी हड्डियां, हमारा उत्तक, हमारा टिश्यू है, हमारा शरीर है, उनका शरीर बना है कैल्शियम कार्बोनेटेड संरचना से। तो उसमें क्या क्या दशाएं होती है, कितना तापमान चाहिए, पानी स्वच्छ चाहिए या गुदला चाहिए, सेडिमेंटेड पानी चाहिए, खारापन कितना चाहिए, सारी कंडीशन। और कोरल के जो टाइप्स हैं, चाहे अवरोधक प्रवाल मिट्टी हो, चाहे तटीय प्रवाल मिट्टी हो, चाहे एटोल हो, सारी आपको तरीके से कराऊंगा। तो ये पूरा सिलेबस हुआ आपके फिजिकल ज्योग्राफी का। इसके बाद यहां पर आ जाता है बेटा मूल रूप से ये आपके टॉपिक है इकोसिस्टम इकोलॉजी वाले सामान्य टॉपिक जैव मंडल के। फिर पूरा का पूरा इसको मैं एक नाम ही दूंगा, टॉपिक नंबर 8, टॉपिक नंबर 9, 10 एवं 11, यह है संपूर्ण आपका, यानी भारत का भूगोल आपको पूरा करना है, यानी प्रादेशिक भूगोल। भारत का पूरा प्रादेशिक भूगोल आपको करना है। मतलब पहले भारत का फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें भारत का बेसिक अंडरस्टैंडिंग, शेप, साइज, पड़ोसी देश, बॉर्डर, सीमाएं, वो सारा। फिर भारत के भौतिक प्रदेश, जिसमें 5+1 का फॉर्मूला है, जो हमारे मुख्य प्रदेश है हिमालय, उत्तरी मैदान, तटीय मैदान, पठारी प्रदेश और आइलैंड, और एक इसमें माइनर रीजन है वो थार का डेजर्ट। इसका पूरा एक रीजनलाइजेशन करना है आपको। फिर भारत की क्लाइमेट, यानी यहां पर मॉनसून की बात होगी, मिट्टियां जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, उसके अलावा ध्यान रखना मूल रूप से पर्वतीय मिट्टी और बालू मिट्टी, इसका डिस्ट्रीब्यूशन और वेरिएशन। फिर भारत में वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ पूरा का पूरा, यानी जो हमारे वनस्पति है और वन्य जीव है, तो ये यहां पर आपका आता है। वनस्पति में आपको सदाबहार वनों से लेके पर्णपाती वनों से लेके मैंग्रोव, पर्वतीय और जेरोफिटिक, यानी जो रेगिस्तानी कंटीले वन है। फिर यहां पर बचे आपदा प्रबंधन का टॉपिक है पूरा, नेचुरल हैजार्ड एंड डिजास्टर। तो इसमें पूरा भारत का मैं बहुत डिटेल में आपको कराने वाला हूं आपदाओं का, चाहे वो पंत कमेटी के रिकमेंडेशन हो, 32 प्रकार की आपदाएं, कौन कौन सी जियोलॉजिकल आपदाएं हैं, कौन कौन सी क्लाइमेटिक आपदाएं हैं, कौन कौन सी वाटर इंड्यूस आपदाएं हैं, भारत में इनका रियलाइजेशन। भारत फिजिकल रूप से भी विविधतापूर्ण देश है और आपदा प्रबंधन की तरफ से भी विविधतापूर्ण देश है। आप देखो, कुदरत ने कुछ ना कुछ आपदाएं हर क्षेत्र के लिए रखी है। हमारा पश्चिमी राजस्थान, गुजरात का कच्छ और प्रायद्वीपीय पठार का कुछ एरिया वो सूखा ग्रसित रहता है, उत्तरी मैदानों में बाढ़ें आती है, तटीय क्षेत्रों में साइक्लोन आपदा है, माउंटेन एरिया में साइक्लोन आपदा है, अंडमान निकोबार वगैरह बेचारा 2004 के बाद डरा हुआ किससे, सुनामी से। तो ये भारत में जो रीजनलाइजेशन है आपदाओं का, ये भी जबरदस्त तरीके से आपको कराऊंगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद यहां पर मूल रूप से ये शुरू होता है आपका बेटा मानव भूगोल पूरा, यानी मानव भूगोल के बेसिक अप्रोचेस। ये पूरा का पूरा आपका पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, जिसको आप बोलते हो जनसंख्या भूगोल, जिसको हम जनसंख्या भूगोल बोलते हैं। तो जनसंख्या भूगोल लगभग आपका सारे टॉपिक दे रखे हैं, लगभग सारे, पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन चेंज और थ्योरीज में आपको सारी कराऊंगा। इवन मैं कोशिश करूंगा जो डिटरमिनिस्म फॉलो करता है, एक तो कौन सा, माल्थस की थ्योरी, एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, चाहे थॉमसन का हो चाहे नोटेस्टिन का हो। और मैं इसमें आपको यूजीसी नेट वाली जो थ्योरीज है वो भी ऐड कर दूंगा, क्योंकि डिटरमिनिस्म पीजीटी यूजीसी नेट से प्रभावित रहता है। रिकार्डो की थ्योरी है ना, ये ध्यान रखना। माल्थस की तो नेट में भी है, ये हम यहां पर ऐड कर देंगे, बिल्कुल। उसके अलावा माइग्रेशन के फैक्टर, माइग्रेशन के मॉडल भी आपको करा दूंगा, और मानव विकास की, ह्यूमन डेवलपमेंट की जो बेसिक अप्रोचेज हैं वो सारी। फिर बेटा ये पूरा आपका आर्थिक भूगोल आता है यहां पर। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी में थोड़ा सा टेक्निकल है, मजेदार टॉपिक रहेगा। इसमें आपके ट्रांसपोर्ट इंडेक्स, जैसे थीटा इंडेक्स है, बीटा इंडेक्स है, अल्फा इंडेक्स है, वो सारी की सारी करवाऊंगा। सेटलमेंट ज्योग्राफी में पूरा अधिवास भूगोल, सेटलमेंट मतलब अधिवास, ग्रामीण अधिवास के प्रकार और उनके प्रतिरूप, और शहरी अधिवास के पूरे ओरिजिन ऑफ टाउन्स की थ्योरीज, और जो सिलेबस में सारी चीजें दे रखी है अधिवास वाले, तो इसलिए मैंने इसको सिर्फ लिख दिया सेटलमेंट ज्योग्राफी, टॉपिक नंबर 16। अगर आप इसको यहां देखोगे तो देखो ये यहां मिलेगा आपको। मैंने इसी सिलेबस को थोड़ा तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया ताकि आपके पास कम शब्दों में पूरा सिलेबस रहे, है ना, ये ध्यान रखना। तो देखो ये ट्रांसपोर्ट इंडेक्स दे रखे हैं यहाँ पर। ह्यूमन सेटलमेंट में मूल रूप से देखो यहाँ पर मूल रूप से आपके रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट दोनों दे रखे हैं। अर्बन सेटलमेंट में फिर आपके टाउन्स और उनके मैकेनिज्म, अर्बनाइजेशन की प्रोसेस, अर्बन इश्यूज, नगरीकरण की समस्याएं, वो सारी की सारी। फिर टॉपिक 17 आता है मूल रूप से, ये आपके, जिसमें मैं बेसिक बोल सकता हूं पर्यावरण भूगोल आप बोल दो, जिसको लिखा है सेलेक्टेड पर्सपेक्टिव ऑन दी ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज। कुछ जैसे आपके भैया प्रदूषण है, लैंड पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इसके प्रति आपका क्या पर्सपेक्टिव है। जो विद्यार्थी पीजीटी बनना चाहता है उसका क्या नजरिया इन इश्यूज के प्रति, तो थोड़े से यहां पर एनालिटिकल सवाल आ जाता है, जिसमें तथ्यों से ज्यादा आपकी विजडम काम करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय डियर स्टूडेंट, दैट इज द 18th टॉपिक, जो आपको मैं एक लाइन में कहूंगा, ये है आपका प्रैक्टिकल वाला पोर्शन, जो आपने ग्रेजुएशन में किया, फाइल बनाई थी ना,
नहीं बनाई तो यहां पर दोबारा आपको बता देंगे थ्योरेटिकली, है ना, ये ध्यान रखना। तो ये पूरा कार्टोग्राफी है। कार्टोग्राफी में मूल रूप से अगर मैं आपको बात करूं तो पूरा मानचित्रों वाला कार्टोग्राफी है, मैं आपको बता देता हूं, है ना। कार्टोग्राफी में अगर मैं बात करूं जनरल कार्टोग्राफी में, तो इसमें बेसिक मानचित्र यानी जो ट्रेडिशनल कार्टोग्राफी है, मानचित्र है, स्केल है, मापनीय प्रक्षेप है, वो सारा। उसके अलावा मैं बात करूं तो इसमें बेटा फिर आपके थीमेटिक कार्टोग्राफी भी करनी है इसमें। उसके अलावा रिमोट सेंसिंग, जीपीएस और जीआईएस ये करना है। उसके अलावा यहां पर मैं आपको मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस वो भी इसमें ऐड करूंगा। यानी कुल मिला के आपका ट्रेडिशनल कार्टोग्राफी और थीमेटिक कार्टोग्राफी, और जो आज का दौर चल रहा है कौन सा, वो चल रहा है आपके डिजिटल कार्टोग्राफी का, जिसको मैं बोलता हूं जीआईएस, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। सवाल आता ही आता है, चाहे रेक्टर स्केल हो, चाहे वेक्टर स्केल हो, चाहे जीआईएस का जियो रेफरेंसिंग हो, वो सारी चीजें आपको बताऊंगा, ये रेस्टर वेक्टर ये सारा, ठीक है। तो ये पूरा संपूर्ण आपका, इसको कितने भागों में बांटोगे, 3 भागों में। कौन कौन सा, एक तो पारंपरिक कार्टोग्राफी यानी मानचित्र वगैरह, मानचित्र के टाइप, मानचित्र के क्लासिफिकेशन, फिजिकल, पॉलिटिकल, थीमेटिक मानचित्र, यस और नो, कल्चरल मानचित्र। फिर यहां पर आपका आ जाता है मूल रूप से रिमोट सेंसिंग और जीआईएस वाला, यानी ये वाला पूरा का पूरा, और जो अन्य बेसिकली जो इंडेक्सेस दे रखे हैं यहां पर, वो भी हम लोग करेंगे। तो ये टोटल आपके 18 टॉपिक के साथ एक बड़ा भारी भरकम सिलेबस है, जिसको आपको बड़ी सावधानी से और एक न्याय संगत अप्रोच के साथ पूरा करना है। यानी आप अगर इसमें देखो तो कोई भी पोर्शन बाहर नहीं रहा है। ग्रेजुएशन और मास्टर्स का पूरा निचोड़ इस सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा। भौतिक भूगोल पूरा है, मानव भूगोल पूरा है, कार्टोग्राफी है, और आपका भारत का भूगोल भी है, तो बाहर कुछ भी नहीं है। सो आई होप एंड आई डू बिलीव कि इस पूरे सिलेबस से, और जो मैंने इसका एक एक्सप्लेनेटरी मोड पे आपको ये चीजें थोड़ी सी बताई है, तो मुझे लगता है कि इससे आपको जो है थोड़ी मदद मिलेगी। और आज ही से, यानी समय ज्यादा नहीं रहेगा मान के चलना, आज ही से अपनी तैयारी शुरू कर देना पहले टॉपिक से, और बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग चलेंगे, ठीक है। और प्रिय अभ्यर्थियों, बिल्कुल, और मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह अपनी बेस्ट विजडम के साथ हमेशा बेस्ट ज्योग्राफी आपको डेलीगेट करने की कोशिश करता हूं और कोशिश करता रहूंगा। और जैसे मैंने कहा 2025 की आपकी जो पहली सफलता है, वो ईश्वर करे इस बार ध्यान रखना पीजीटी ज्योग्राफी होनी चाहिए, ठीक है। सो मेक इट श्योर, इस बार आपका रेजोल्यूशन ये नहीं हो कि मुझे ये आदत छोड़नी है छोड़नी, इस बार आपका रेजोल्यूशन ये है कि आपका पहला सिलेक्शन 2025 में, जिसका एग्जाम बहुत जल्दी होगा, ये मान के चलना पीजीटी ज्योग्राफी होना चाहिए। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, बिल्कुल सारे लोग, भाई हमारा जो DSSB का अभी जो लेटेस्ट बैच है, जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं, जिसमें आप सब भागीदार बनेंगे, इसके एडमिशन जारी है। और 72 आवर तक, यानी अगले 72 घंटे तक, अगर आप मूल रूप से बात करें 72 आवर्स तक, इसमें हेवी डिस्काउंट है। और इस डिस्काउंट के साथ आप जरूर हिस्सा बनिएगा, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। ये यहां पर पूरा फॉर्मेट है पीआरटी वालों के लिए, टीजीटी के लिए, और आप सब पीजीटी की ऑडियंस हो तो उसके लिए। अच्छा, उसके अलावा एक चीज और है, जैसे DSSB के लिए आप हो, तो अगले 72 घंटों के बाद इस पर DSSB कोड पर कितना होगा, सिर्फ 500 रुपए का डिस्काउंट होगा, ध्यान रखना। यानी 72 आवर के बाद ये डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा, फिर आपको सिर्फ 500 का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप विद इन 72 आवर इफ यू नॉक इनटू दिस अध्ययन मंत्रा कनेक्टेड ऐप, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे अध्ययन मंत्रा टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप जरूर इसको जल्दी से जल्दी इसका हिस्सा बनिएगा। और जो 72 आवर के बाद भी बच्चे जुड़ेंगे, हमें पता है, ठीक है, तो उनके लिए फिर आपको ये कोड यूज करना है, DSSB कोड, इस पे फिर आपको 500 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। किसी भी तरह की कोर्स को लेकर इंक्वायरी के लिए आप हमारा जो इंक्वायरी नंबर है 9556, है ना, 9556 9557 पे आप जानकारी ले सकते हैं। कैसे आप जुड़ेंगे कोर्स से, मैं एक बार पूरा प्रोसेस आपको बता देता हूं। ये हमारा अध्ययन मंत्रा कनेक्टेड ऐप है, इसकी बेस्ट रेटिंग इसे और बेहतर बनाती है। इसमें आप अपने आप को रजिस्टर करोगे, उसके बाद आप जाओगे बेटा पोर्टल क्लासेज में, पेड कोर्सेज में। पेड कोर्सेज में आपको यहां पर DSSB का जो बैच है वो नजर आ जाएगा, ध्यान रखना। केवीएस के लिए भी अगर मैं आपको बताऊं एक चीज, आप अगर केवीएस की तैयारी कर रहे हैं और सिलेबस में ज्यादा अंतर होता नहीं है, आपको पता है, ठीक है। हालांकि केवीएस में पिछली बार 2022 की वैकेंसी में एक अलग फॉर्मेट में सिलेबस दिया था, हालांकि टॉपिक वही थे, उसको फ्रेगमेंट कर दिया था, उसको थोड़ा कैटेगराइज कर दिया था। तो केवीएस बैच में भी हमारे पूरे अध्ययन मंत्रा की टीम आपके लिए तत्पर है। तो केवीएस के बैच के जुड़ने के लिए भी यही आपका 72 आवर का डिस्काउंट है। 72 आवर तक अगर आप
अध्ययन मंत्रा कनेक्टेड एप्लीकेशन पे जुड़ते हैं एक फुल टाइम स्टूडेंट के रूप में, तो आपका पीजीटी के लिए ये डिस्काउंट रहेगा। केवीएस पीजीटी में भी मैं ही पढ़ाता हूं, ध्यान रखना, और डीट प्लस बी में भी। सो आई एम द फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी हियर, माय नेम इज डॉक्टर गजेंद्र सिंह, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, एंड मे गॉड ब्लेस यू विद वंडरफुल सक्सेस दिस टाइम, and I again wish you a very very happy new year 2025. God bless you all.